हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। अभी लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में समझ लिया था, अब हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एनर्जी तो एनर्जी हम समझने से पहले एक चीज एक केस समझते हैं। कोई काम है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमें ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, ठीक है। और एक हमारे पास दो जने हैं, एक है अडल्ट और एक है इन्फेंट, मतलब जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए बात करते हैं। तो अगर हम दोनों को सेम काम देते हैं, ठीक है, तो जो अडल्ट है वो आराम से वो ब्रिक्स को, जो वेट लिफ्टिंग का काम है वो आराम से उसको कर पाएगा, है ना। जो छोटा बच्चा है वो ज़्यादा इतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा या फिर कर ही नहीं पाएगा पूरा काम। तो इसका मतलब इसमें क्या है, जो छोटा बच्चा और जो बड़ा है उसमें कोई ना कुछ डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है डिफरेंस, वो है एनर्जी का। जो बड़ा है, अडल्ट है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो किसी भी काम को कर पाता है, वाला जो काम दिया है वो कर पाएगा। बट जो एक छोटा बच्चा है उसके पास एनर्जी नहीं है, तो उसके वो क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। समझ आया। तो इसीलिए एक टर्म को दिया गया एनर्जी। तो एनर्जी होता क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क ये क्या है, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी है कि वर्क करने की, है ना। तो ये होता है आपका एनर्जी। क्लियर। तो एनर्जी ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है आपका जूल्स, ठीक है। ये क्या होता है, जूल्स में होता है यूज। और अगर हम बात करें अदर यूनिट्स में, हम बात करें कैलोरीज की भी बात करते हैं यहाँ पे हम, कि कैलोरीज से भी डिफरेंट किया जाता है कि जो आपका एनर्जी है। क्लियर। और थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। जो एनर्जी होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये याद रखना है आपको। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं है। आपको सीधा मैग्नीट्यूड का यूज करना होता है। क्लियर। तो आपका क्या है, सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। इसकी यूनिट जूल्स है और कैलोरीज, ठीक है। या हम बात करें अगर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी ही उसमें कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ये आपका बेसिकली एनर्जी होता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी जो है, टाइप्स ऑफ एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कौन सी है। जो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ के लिए, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत इजी टॉपिक है हमारे लिए। कौन सा है, सन। और कौन सी एनर्जी देता है, ये सोलर एनर्जी देता है। इसका हमने नाम दिया है सोलर एनर्जी। तो हमारे पास जो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे, दैट इज सोलर एनर्जी, ठीक है। तो अभी क्या है, आज की डेट में हमारे पास और भी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, हम उनको भी सबको समझते हैं। लेकिन अगर मेन सोर्स की बात करें तो वो सन से आता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, ठीक। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हम बात करते हैं। तो टाइप्स बोल लीजिए या फॉर्म्स बोल लीजिए, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं या देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। आप उनमें से कुछ हम पॉइंट आउट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। सबसे पहला आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आजकल तो आपने देखा ही होगा, रूफ्स में, घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो होता क्या है, वो बेसिकली क्या करता है, सन की जो एनर्जी है उसको अपने ऊपर फॉलो करने देता है और उसके बाद उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो बेसिकली क्या, एक टाइप की एनर्जी ही हो गई। तो ये हो गया सोलर एनर्जी। पहला समझ आया सोलर एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कमिंग फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ सन, है ना। क्लियर। तो ये हो गया आपका सोलर एनर्जी। सेकेंड है आपका हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होता है, जो वाटर की जो फ्लो में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। बेसिकली जो वाटर है, अगर हम बात करें नदियां हैं जो पहाड़ों से नीचे आती हैं चलते हुए, तो जब पहाड़ों में नदी जब ऊपर से चलना स्टार्ट करती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो फ्लो करके आती है तेजी से। अब हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, उसे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एक जगह पे हम स्टोर कर लेते हैं डैम जैसे बना के, तो वहां पे पानी रुक गया, ऊपर से एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। अब हम क्या करते हैं, डैम का गेट खोलते हैं तो हाई प्रेशर एनर्जी मतलब से गिरता है टरबाइन पे और उसके हम एनर्जी बना लेते हैं। तो हाइड्रो एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी हमारे को फ्लो ऑफ वाटर से मिलती है वो आती है हाइड्रो एनर्जी में, ठीक है।
इसी तरीके से विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो हवा चलती है उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है वो आपकी विंड एनर्जी हो गई। लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमें देखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइट एक हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो आपका जो बल्ब्स होते हैं, आपकी है ट्यूबलाइट्स हो गया, इन सब से लाइट निकल रही है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। क्लियर। अगला आता है साउंड एनर्जी, जो हम बोल रहे हैं, ये भी क्या है, एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लियर। फिर आता है आपका टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है, इसको कंसेप्ट को समझिए, बहुत मतलब एक बहुत अच्छा इनोवेटिव कंसेप्ट है। क्या होता है, जब हमारा जो अर्थ और मून है ना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे दिन भर में जो पानी है, वाटर लेवल ऑफ ओशियन वो राइज कर जाता है, उसे हम कहते हैं हाई टाइड लो टाइड, है ना। तो वो वाटर राइज कर जाता है, अब राइज कर गया तो वो क्या हो गया, बीचेस में आ गया, ठीक है। तो वो होता क्या है, जैसे अगर हमने बात करी, इधर ओशन है, इस साइड ओशन है, तो ये वाटर लेवल जब राइज करता है तो ये आगे को ट्रैवल करके आ जाता है ना। तो आगे हम क्या करते हैं, आगे जब वो आता है तो हमने यहाँ पे क्या करके कैनाल्स बना दिए, है ना, एक ऐसे कैनाल्स है। इसमें क्या करते हैं, ये जब वाटर आ रहा होता है तब यहाँ पे टर्बाइंस लगा के हम उससे क्या करते हैं, उसकी एनर्जी, जो पानी ऊपर उठ के आ रहा है आगे, तो उससे भी हम एनर्जी ले लेते हैं, और जब वापस जा रहा होता है तभी भी इसको हम एनर्जी की तरह एनर्जी ले लेते हैं। तो इस तरीके से टाइडल एनर्जी का यूज होता है। टाइडल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, टाइड्स की टाइम, हाई टाइड लो टाइड्स जो आपके दिन भर में रहती है, तो उससे हम यूज करते हैं इनको। क्लियर। तो आपका ये हो गया टाइडल एनर्जी। इसी तरीके से और एनर्जीज अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा कॉमन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे डे टू डे लाइफ में, घरों में भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, बल्ब जल रहे हैं, लाइट जल रही है, ठीक है, फैन चल रहे हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चल रहे हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम बात करते हैं तो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि क्या होता है, जब कोई बॉडी गर्म हो जाती है तो वो ठंडी बॉडी की तरफ को एक एनर्जी भेजती है, जिसे हम कहते हैं हीट। तो हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इज कॉल्ड एज हीट। तो हीट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपका मैग्नेटिक एनर्जी हम बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट्स क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आयरन पार्टिकल्स को, तो ये बेसिकली एनर्जी की वजह से ये चीज कर पाते हैं। तो ये कौन सी एनर्जी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टडी करेंगे इन डिटेल, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करेंगे, इसको हम अभी क्लियरली आराम से समझते हैं क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सारी आपकी अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जीज आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा और भी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, आपको बायोमास एनर्जी है, तो बहुत सारी एनर्जीज है, लिस्ट ये कंटिन्यू करती रहती है, चलती रहती है आगे, है ना। तो बहुत सारी एनर्जीज है, तो आपको कुछ इन सब के बारे में हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए, एक थोड़ा सा अगर कभी लिखने के लिए आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मेनली हमें यहाँ पे फोकस करना है मैकेनिकल एनर्जी पे, तो हमारा यहाँ पे मेन फोकस जो होगा मैकेनिकल एनर्जी पे होगा। चलिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के हिसाब से, तो मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जीज का सम होता है। दो एनर्जीज है हमारी, जिनको हम ऐड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो आपका वो मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। उसमें से एक एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो आपका क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो दो एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जीज होती क्या है, इनको हम समझते हैं, इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, तो आपको क्या मिलके आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है, रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, हम इनको कैसे ये हम इसी समझते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, तो लिख लेते हैं एनर्जी possessed by a body by the virtue of its
पोजीशन और शेप is called potential energy, is called potential energy, potential energy। ठीक है, तो वो एनर्जी जो क्या है, किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या है या उसकी शेप कैसी है उस पे डिपेंड करता है, तो वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो दो चीजों पे ध्यान दे रहे होंगे आप। एक तो पोजीशन, कहां पे लोकेटेड है, ठीक है, आपने यहां रखा हुआ है, इस जगह पे रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो ये पोजीशन बेसिकली हम बात करें तो हाइट की बात कर रहे हैं, कितनी हाइट पे रखा गया है। सेकेंडली शेप, किस तरीके की शेप है, जैसे कि स्प्रिंग है, अगर हम बात करते हैं वो दब रहा है, इलास्टिसिटी या हम उसके पास कह सकते हैं, है ना, तो दबा दिया आपने, बोतल है आपने दबा रखी है, बॉल है स्क्वीज कर रखी है, तो उसकी शेप किस तरह से कर रखी है, मतलब शेप जो है वो स्टिफ तो नहीं है ना, फ्री है, या ऐसे करके आपको पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी टाइप की जाती है, दो टाइप की एनर्जीज हो जाती है ना, मतलब समझ रहे हैं, पोजीशन और शेप के हिसाब से दो टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई है पोटेंशियल एनर्जी की। एक तो सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो सेकंड जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो शेप के हिसाब से, कि शेप किस तरीके से है, मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एक स्क्वीज बॉल है, स्क्वीज बॉल तो पता होगा आपको, पता होगा, बॉल दबाते हैं, नॉर्मल कॉस्को की बॉल हम बात करते हैं, तो कॉस्को की बॉल है, आपने उसको दबाया, पूरी ताकत लगा के आपने दबा दिया, तो उसकी शेप जो थी, एक्चुअल शेप वो चेंज कर दिया आपने। लेकिन जैसे ही आप हाथ रिलीज करेंगे, है ना, फोर्स जैसे रिलीज करेंगे तो बॉल क्या होगा, वो अपनी अपनी शेप वापस ले लेगी, है ना, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसी वजह से आपका जो सेकंड जो आती है पोटेंशियल एनर्जी वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पीई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया। तो हमारे पास दो टाइप की एनर्जीज हो गई पोटेंशियल एनर्जी की ही कैटेगरीज में, एक हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए समझते हैं ये होता क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, अगर हम आपको बात करें, सिंपल बात करते हैं, ये एक चौक का पीस है ना, तो ये अभी मेरे, अगर मैं बात करते हैं ये हमारे हैंड पे रेस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये लोकेशन पे फिक्स है। लेकिन अगर मैं इसको इस पे वर्क करके इसे उठा के एक हाइट पे ले आता हूं, है ना, हमने क्या किया, ये रेस्ट करा था यहाँ पे, हमने उसको वर्क किया और वर्क करके एक हाइट पे लेके आ गए। अब अगर मैं यहां से इसको रिलीज करता हूं, अगर मैं फिंगर रिलीज करता हूं तो ये वापस अपनी उस जगह पे आ गया। तो मतलब इसने क्या किया, जैसे हमने रिलीज किया तो ये अपने आप बॉडी मूव कर गई। बॉडी अपने आप मूव करने के लिए क्या होता है, उसके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो मूव करेगी अपने आप। तो वो जो एनर्जी इसके अंदर जाके स्टोर हो गई, जो हमने वर्क किया वो इसके अंदर जाके स्टोर हो गया, उस एनर्जी, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई, उस एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटी की हाइट पे चेंज होने पे होता है। तो द पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको समझते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर हम बात करते हैं ड्यू टू इट्स, यहां पे हम बात करें खाली पोजीशन की, है ना, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ब्रैकेट में हाइट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, is known as gravitational potential energy, is known as gravitational potential energy, gravitational potential energy। अब हम बात करते हैं, ये इसका एक डेरिवेशन आता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला डेरिवेशन है, तो इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, हमने मान लिया एक ग्राउंड पे एक बॉडी थी, मास m, कितना मास था, m मास का एक बॉडी थी, ग्राउंड में पड़ी थी। अब इस पे हमने क्या किया, वर्क किया, इस पे हमने वर्क किया और इसे उठा के ले आए हम एक हाइट पे, जिसे हमने कह दिया h हाइट पे। कौन सी हाइट पे ले आए, h हाइट, h हाइट पे हम इसको उठा के ले आए। अच्छा, यहां ध्यान देना चाहिए, तो अगर हमने इसमें वर्क किया है ना, तो इसको उठा के लेके आए, लेकिन कंडीशन याद रखना, हम ऐसे इसको हल्के हल्के करके उठा के लेके आए और इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है,
है ना। जो स्टार्टिंग में अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही आके हमने रोक दिया, क्लियर, हल्के 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 मूव करके लेके आए इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें पता तो है कि जब ये बॉडी ऊपर आ गई तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, कौन सी एनर्जी है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो वैल्यू है किसके बराबर, वो वैल्यू कुछ नहीं है, वो सिंपल है, जो हमने वर्क किया इसके उसके बराबर है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इट इज इक्वल टू द क्या होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन बॉडी। जितना वर्क किया वही वर्क जाके बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकाल लेते हैं। देखिए अगर मास इसका m है तो ऑब्वियस बात है इसका नीचे वेट कितना लग रहा होगा, mg। मास m है तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg, या वेट हम कहते हैं mg। अगर मुझे इस बॉडी को उठाना है कांस्टेंट स्पीड से तो मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना नीचे लग रहा है ना। तभी तो क्या होगा, जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हल्के 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 ऊपर मूव कर जाएगी। और तो हमें समझ आ गया, तो हमने वर्क डन के बराबर, अब वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, तो अगर मुझे इसको ऊपर मूव करना था मैंने कितना फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, होता क्या वर्क डन किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाइट mg h, तो ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, mg h, क्लियर। दिस वर्क डन, जो ये वर्क डन है, यही वर्क डन क्या हो गया, इट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल गया mgh, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद रखना, बहुत बेसिक फॉर्मूला है mgh। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। तो जितनी ज्यादा हाइट पे आप लेके जाओगे उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चले जाएगी। क्लियर हो गए, समझ आ गया होगा। चलिए तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले ही समझना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता किस वजह से है, पोजीशन या आपकी हाइट देखी जाती है उसके हिसाब से आपको एनर्जी आपके अंदर स्टोर होती है बॉडी के, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो किसके बराबर होती है, वो वर्क डन कितना किया है आपने उस बॉडी पे तो उसके बराबर होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन ऑन द बॉडी के बराबर होती है। तो हमने वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FD cos थीटा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ तो 0 एंगल है बीच में, cos 0 1 होता है, तो छोड़ दीजिए वो तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। तो वर्क डन क्या हो गया, F इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है mg, क्योंकि इसको उठाने के लिए mg वेट mg फोर्स लगाया, और d कितना है, हाइट है h, तो mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ गए। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके करते हैं। तो अगला जो है वो आपका है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऐसा फॉर्मूला वाइज तो अभी हमारे पास नहीं है, हम ये पढ़ेंगे, आपको 11th में पढ़ने को मिलता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलेस, बट आपको बस यहाँ पता होना चाहिए ये होता किस वजह से है। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड, द पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू its shape is called elastic potential energy। ड्यू टू हम चेंज लिख देते हैं, चेंज इन इट्स शेप, चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसे हमारा एक सपोज करिए स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग हमारा रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो इसकी जो एक्चुअल शेप थी हमने उस शेप को चेंज करके इसको छोटा कर दिया, है ना। अब हम जैसे ही इसको रिलीज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाया हुआ था वो रिलीज करेंगे तो ये अपने आप को वापस ले आएगा उस पोजीशन पे। तो ऐसी जो एनर्जी है, जिस एनर्जी की वजह से ये अपने आप को वापस लेके आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमारा स्क्वीज बॉल है, एक बॉल थी, राउंड बॉल थी, आपने स्क्वीज करके इसको छोटा कर दिया, है ना, स्क्वीज करके छोटा कर दिया, जैसे आपने रिलीज करोगे
तो ये वापस अपने आप को अपनी शेप को रिगेन करेगी, ठीक है। तो ये अपनी शेप को वापस रिगेन करेगी इस फिनोमेनन, इस जो एनर्जी से, जिस एनर्जी की वजह से ये अपने आप को रिगेन करेगी, उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया होगा? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, ये चीज आपकी होती है। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पे। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है बेसिकली, जब भी कोई बॉडी मोशन में है, मूवमेंट में है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by a body by the virtue of its motion, by the virtue of its motion, तो अपने इस मोशन की वजह से जो आपके अंदर एनर्जी स्टोर, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप सपोज करिए आप ना भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, है ना। तो रनिंग करते 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 आप जा रहे हैं, एक लिमिट आपने स्पीड बना रखी है। अगर आप उसको आप क्या कर दीजिए, अपने आप को रोकने के लिए बैठ जाइए। आपने बोला भैया आप मेरे को नहीं दौड़ना है, आप रुक जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक आपके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है और वो क्या होगा, वो हल्के 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 आपको मूव कराती ही चली जाएगी। समझ, वो आपको रोकेगी, रुकने नहीं देगी एकदम से। तो वो एनर्जी क्या है, वो हल्के हल्के डाउन होगी। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और भी एनर्जी, और भी टाइप के है ना, हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अगर हमें हथौड़ा बजाना है किसी कील पे, है ना, तो हथौड़ा मार रहे हैं, तो हम पहले लेके जाते हैं पीछे, है ना, उसको तेजी से लेके आते हैं। तो बेसिकली ऐसा करने से क्या होता है, जब हम लेके आते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो हिट करता है तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टकराती है और सारी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाती है, उसको कील को अंदर दबाने में। समझा? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो हैमर है उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, जो कील को प्रेस करने में हेल्प कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आ गया? तो हमारा जिस तरीके से मोशन होता है उसके हिसाब से आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जीज को। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब हम चलते हैं, है ना, मूव कर रहे हैं स्ट्रेट पाथ में, या जैसे भी आप सर्कुलर, है ना, मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो ट्रांसलेशन मतलब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो हो गया आपका कौन सा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल मतलब आप ना घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अपनी ही एक्सेस पे, जैसे अर्थ अपनी एक्सेस पे घूम रही है, आप भी अपनी एक्सेस पे गोल 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 घूमने लगे, तो वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी, वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, अपनी ही जगह पे खड़े हैं और बस वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे से मूव कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी होती है आपकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिपेंडिंग होता है क्या, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होगी तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखिएगा आप। तो कोई भी बॉडी अगर मूव करेगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट जो बात आता है वो ट्रांसलेशन, 3 टाइप की एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जैसे कि अभी हम है तो मूव कर रहे हैं एक जगह पे, है ना, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मूव कर रहे हैं, कोई भी जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं, पाथ में मूव कर रहे हैं, कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। रोटेशनल मतलब अपनी ही एक्सेस के अबाउट गोल 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 घूमना, जैसे लट्टू घूमता है, तो लट्टू घूम रहा है तो वो क्या है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, जैसे टॉप घूमता है, टॉप ही कहता है लट्टू को, है ना, तो वो घूमता है, ठीक है। या फिर आपको जैसे आपने अर्थ को देखा है, वो गोल गोल घूमता है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो इस तरीके से जो रोटेशन कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल क्या हो गया, अपनी ही जगह पे आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी आपका ये होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके ना, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन होता है, वो भी हम समझ लेते हैं, करते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कि कैसे निकलती है काइनेटिक एनर्जी, ये समझते हैं कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकलती है, क्या फॉर्मूला यूज होता है, वो आपको समझना है इसमें। देखिए होता क्या है, हमने बात करी कि एक बॉडी जब भी मूव करेगी तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ये तो बात हुई। तो हमने बोला एक बॉडी रेस्ट पे पड़ी थी, एक बॉडी, इसका मास है m, लेट अ बॉडी ऑफ मास m
इज एट रेस्ट इनिशियली, स्टार्टिंग में वो क्या थी, रेस्ट में थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसमें वर्क किया, उसमें हमने कुछ वर्क किया। अब वर्क करने से क्या हुआ, वो बॉडी मूव करने लगी विद स्पीड v, कितने से मूव करने लगी, विद स्पीड v। तो हमारे वर्क से क्या हुआ, थोड़ी दूरी पे जाने पे, थोड़ी दूरी मतलब s डिस्टेंस जाने के बाद वो क्या करने लगी, वर्क करने, वो मतलब वो क्या मूव करने लगी, v वेलोसिटी से मूव करने लगी। ऑब्वियस बात है, जब रेस्ट पे है बॉडी को मूव कराने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है या डिस्टेंस चाहिए होता है, ट्रैवल कराना पड़ता है, तभी तो जाके मूव करती है, तो कर रही है। अब हमें बात करनी है कि अब देखो जो हमने वर्क किया वो जाके स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी, है ना, वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है ना। तो वो जो हमने वर्क डन किया वो सारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो अब हम बात करते हैं वर्क डन कितना है। चलिए, वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम बात कर लेते हैं, एस मूव कर रहे हैं। अब हमें फोर्स पता नहीं है ना, तो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने ये भी पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज है ना F इज इक्वल टू एम, हमने ये पढ़ा, ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो उससे आता है F इज इक्वल टू एम। चलिए, अब ये आ गया। अब हमारे को यहां तक तो फंस गए, अब हम कैसे करें। अब हम देखते हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होता है फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u 0 है तो ये 0 हो गया, तो v आ गया आपका, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2as, ठीक है जी। यहां से आया 2as, तो as की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर बाय 2। तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये मान ली सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से अगर हम बात करते हैं, as की जगह पे हम क्या डाल देंगे, v स्क्वायर अपॉन 2, तो w इज इक्वल टू कितना आ गया, m, as की जगह पे आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, तो v स्क्वायर बाय 2। तो यही वर्क डन क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो हमें याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर। दो एनर्जीज हमने बात करी थी, मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी होगी mgh, जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, हाफ mv स्क्वायर। समझ आ गया होगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो वापस लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो एक रिलेशन है जिसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो अब हम इसमें समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। ये एक रिलेशन देता है वर्क और एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं होता कैसे, समझते हैं। हमने बोला एक बॉडी है, मास है m, स्टार्टिंग में u स्पीड से जा रही थी, थोड़ी देर बाद मास हो गया m, स्पीड हो गई v, कितने दूरी पे s डिस्टेंस ट्रेवल करा, और इसका ये हो गया चेंज, ठीक है, क्लियर। तो s डिस्टेंस चलने के बाद एक बॉडी जो मास m की थी, u स्पीड से जा रही थी, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई, समझ आया। तो अब हमें बात करनी है कि भैया वर्क, हमें देखना वर्क कितना हुआ। चलिए वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क डन, सीधा यहाँ पे बात करते हैं, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन अगर हम W बात करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया m इनटू a, ये भी हमने पढ़ा है बिल्कुल, अभी हमने काइनेटिक की थ्योरी का जो डेरिवेशन किया था। यहाँ पे d की जगह पे हम बात करेंगे s, क्योंकि s डिस्टेंस मूव किया है, क्लियर, कोई डाउट। चलिए अब हमारे को देखो, फिर से हम ये तो हमारा फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी, और ये ना बिल्कुल सेम ऐसे डेरिवेशन आता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ, ये थर्ड है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वो बोलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से हम as की वैल्यू निकाल लेते हैं, बोलते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ये as होता है ना। इसे मान लिया सेकंड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को दोनों को इसमें से देखो as की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया आपका m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। देखो as की जगह यहां पे रख दिया हमने वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, m को एक बार इसके साथ ले जाते हैं, अलग से लिख देते हैं, और ये एक बार इस तरीके से करके अलग से कर देते हैं। क्या हो रहा है, हमने 2 रोल पहले वी स्क्वायर के नीचे रखा, 2 यू स्क्वायर के नीचे रखा, और m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो रहा है हमारा, ये समझ आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। अब होता क्या है ये एम वी स्क्वायर बाय 2, ये तो हमें पता है, अभी हमने निकाला, ये होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन। यही आपकी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझिए। वर्क एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब इसमें वर्टिकल नहीं, हाइट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है। अगर वो हाइट ऊपर नीचे होगी तो वो चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी। तो हम बोलते हैं अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन इज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, समझ आया। तो हमारे को चीजें एक और समझ आ गई, तो हमारे को ये समझ आया वर्क डन एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन जो होता है किसी भी बॉडी पे वो इक्वल होता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, समझ आया, ठीक है। तो हम यहाँ से वर्क डन का एक फॉर्मूला लिख देते हैं। ये आपका क्या हो गया, इसको या तो आप ये वाला ही फॉर्म टर्म यूज कर लीजिए, m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्टार्टिंग, ठीक है जी, समझ आ गया होगा। तो इस तरीके सारे फॉर्मूलेस आपके यूज होते हैं, इन पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनके ऊपर, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा बचेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना करते हैं।